हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जानवी व्यास। मेरी यूट्यूब चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब बात क्या आती है कि रिवॉल्यूशन होता क्या है। रिवॉल्यूशन अ फोर्सेबल ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट और सोशल इन फेवर ऑफ न्यू सिस्टम। जब लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाएं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी सरकार से, किसी राजा से, तो वो विद्रोह पर उतर आए, तो उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू कब हुई थी? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी 14 जुलाई 1789 को पेरिस में हुई थी। तब क्या हुआ, ऑलमोस्ट 7,000 पीपल असेंबल टू फाइट। उस दिन लगभग 7,000 लोग इकट्ठा हो गए थे लड़ने के लिए। दे वर ट्रबल्ड बाय द किंग। ये जो लोग थे ये बड़े परेशान थे राजा से। किंग हैड नॉट अटेंशन ऑन पीपल बट ऑन हिज क्वीन। और राजा अपनी मौज मस्ती में रहता था, मतलब उसका प्रजा पर तो कुछ ध्यान ही नहीं था, बस रानी में लगा रहता था। देख सकते हो आप पिक्चर में। That day, 14 July 1789, people with gun entered in Bastille. अब क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल में आके कलेक्ट हो गए। बेस्टिल वॉज द नेम ऑफ जेल। बेस्टिल क्या था? बेस्टिल एक जेल का नाम था। अब देख सकते हो इस पिक्चर में। तो ऑल पीपल यूज टू हेट दैट जेल। सारे लोग लगभग उस जेल से नफरत करते थे, बिकॉज दैट जेल शोवर्ड द पावर ऑफ द किंग। क्योंकि वो जेल राजा की पावर दिखाता था। एंग्री पीपल किल्ड द कमांडर ऑफ जेल एंड रिलीज्ड ऑल द प्रिजनर्स। और उस दिन जब 7,000 लोग इकट्ठा हुए बंदूक वगैरह लेके, उन्होंने जो जेल का कमांडर था उसे मार दिया, और जितने भी लोग थे जेल में उन्हें छुड़ा लिया, यानी रिहा कर लिया। इट वॉज अ मेमोरेबल डे इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फ्रांस का एक मेमोरेबल डे था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो नाउ विल बी रीड हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। अब हम पढ़ेंगे ऐसा क्या हुआ, क्यों लोग इतना परेशान हो गए, क्यों फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। What were the reason that on 14 July 1789 the behavior was shown against the king? क्या ऐसे कारण थे कि 14 जुलाई 1789 की लोग इतने ज़्यादा आग बबूला हो गए, इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ? एंड वाई इट ऑल स्टार्टेड, और ये सब शुरू कब हुआ? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पास्ट में। ये सब जानने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। तो अब हम हमारी कहानी को शुरू करते हैं। द मैन बिहाइंड द रीज़न ऑफ पीपल्स एंगर वाज लुई 16। लोगों का सबसे ज़्यादा गुस्सा होने का कारण था लुई 16। लुई 16 बिलोंग टू अ बर्बन फैमिली। लुई 16 बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। लुई 16 वाज मेड किंग ऑफ फ्रांस। लुई 16 को फ्रांस का राजा बना दिया गया था। ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 20। 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया मैरिया बिकम हर क्वीन। प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया यानी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जिसका नाम मैरिया था, वो लुई 16 की रानी बन गई थी। आप देख सकते हो लुई 16 की रानी को, मैरिया को। At the time of Louis XVI, government kings wool money almost finished. जब लुई 16 का टाइम चल रहा था, जब सरकार के पास, या सरकार से मतलब है राजा के पास, क्योंकि उसी की सरकार थी, ठीक है, उसी राजा की सरकार थी, तो पूरा का पूरा पैसा उस वक्त लगभग ख़त्म हो गया था। मतलब लुई 16 का जब टाइम चल रहा था, तब लुई 16 के पास उसका लगभग सारा पैसा खर्च हो गया था। एंड वाई इट हैपन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लुई 16 का जो पैसा था वो क्यों ख़त्म हो गया था।
तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लुई 16 का पैसा क्यों ख़त्म हो गया था। तो इसके कुछ रीज़न्स है जो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रीज़न जो ये है, फ्रांस लव्ड फाइट्स, देयर वॉर वेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ मनी इज स्पेंट्स ड्यूरिंग वॉर्स। फ्रांस को फाइट करना बहुत पसंद था, और जो लड़ाइयाँ चलती रहती थी, युद्ध जो चलते रहते थे, बड़े लंबे समय तक चलते थे। और तुम्हें पता ही होगा, जब लड़ाइयाँ झगड़ा होगा तो उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा, तो उसमें भी राजा का बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। सेकंड पॉइंट ये है, मेंटेनेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइलेस। वर्साइलेस में राजा का एक पैलेस था, अच्छा पेंट है, अच्छा फर्श है, अच्छा ये है, अच्छा वो है, तो उसको मेंटेन करने में भी राजा का बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता था। आप देख सकते हो, वर्साइलेस का पैलेस है ये पिक्चर में। अब जो थर्ड पॉइंट था ये इम्पॉर्टेंट है, तो उसे आप मतलब रट्टा ही मार लीजिएगा इन पॉइंट्स को और समझ भी लीजिएगा, ठीक है। ब्रिटेन वाज फ्रांस एनिमी, America's 13 colonies were under of Britain. Louis XVI got all those colonies released through wars, and we know lots of money is spent during wars. जो ब्रिटेन था वो फ्रांस का दुश्मन था, और ब्रिटेन ने क्या किया हुआ था, अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ थी उन्हें अपने अंडर में लिया हुआ था। तो लुई 16 ने क्या किया, वो जो 13 की 13 कॉलोनीज़ थी वो रिलीज़ करवा दी। किससे? ब्रिटेन से। अब जब कोई चीज़ रिलीज़ करवा ही दी तो इसका मतलब कोई प्यार से तो देगा नहीं, तो लड़ाई हुई होगी, और तो उसमें भी बहुत सारा पैसा लुई 16 का खर्च हो गया। बिकॉज ऑफ ऑल दिस फ्रांस वाज इन डेबिट। डेबिट का मतलब यहाँ है कर्जे में डूब जाना। अब इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है वॉर में, रानी पे, पैलेस में, तो बहुत सारा पैसा खर्च, मतलब लुई 16 बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गया। एट द टाइम करेंसी ऑफ फ्रांस वाज लिवर। उस टाइम पे फ्रांस की करेंसी लिवर थी। जैसे अपने इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़ है, तो वहाँ पे फ्रांस की करेंसी थी वो लिवर थी। ओके, आफ्टर 1794 दिस करेंसी वाज बैंड। ओके, तो 1794 के बाद वो करेंसी बैन हो गई। ओके, फ्रांस वाज इन डेबिट ऑफ ऑलमोस्ट 2 बिलियन लिवर, और उस टाइम पे फ्रांस की गवर्नमेंट यानी कि जो राजा था लुई 16, इस पे 2 बिलियन लिवर का कर्जा चढ़ गया था। अब फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, द parties who gave money to the government used to collect 10% interest. As a result, a big amount of the government budget was given to pay interest. जो सरकार का बहुत सारा पैसा था वो केवल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज को देने में ही चला जाता था। मतलब वो सभी पार्टी जिन्होंने लुई 16 को 10% इंटरेस्ट लेते थे, मतलब जिनने लुई 16 को जिनने पैसा दे रखा था वो सभी उससे 10% इंटरेस्ट लेते थे, और इसकी वजह से केवल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज को देने में ही लुई 16 का सारा पैसा ज़्यादातर उसी में ही खर्च हो जाता था। और इसके अलावा कुछ अदर एक्सपेंडिचर्स भी होते थे, जैसे कोई राजा महाराजा होंगे, वहाँ पे पोस्ट ऑफिसेज भी होंगे, यूनिवर्सिटी भी होगी, जो लोग काम करते होंगे उनकी सैलरी भी होगी। ये वाले 5 रीज़न्स थे कि ये वाले जो 5 रीज़न्स थे इनकी वजह से राजा इतना ज़्यादा कंगाल हो गया, ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी ऑफ फ्रांस। तो सोसाइटी ऑफ फ्रांस में 3 स्टेट्स हुआ करते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे ये हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेट में द पीपल हु वर्कड इन चर्च दे आर कॉल्ड क्लर्जी। फर्स्ट स्टेट में जो लोग चर्च में काम करते थे वो लोग आते थे और जिन्हें हम बोलते थे क्लर्जी। और सेकंड स्टेट में द सेकंड स्टेट कंसिडर्ड ऑफ द नोबिलिटी ऑफ फ्रांस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एक्सेप्ट फॉर द किंग। सेकंड स्टेट में राजा महाराजा रानी मंत्रियों ऐसे लोग सेकंड स्टेट में आते थे जिन्हें हम नोबिलिटी बोलते थे। और थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल, जिस बिजनेसमैन, मर्चेंट, सर्वेंट्स एक्सेट्रा ऐसे लोग आते थे। कॉमन पीपल हो सकता है वो थोड़ा रिच भी हो, बिजनेसमैन हो, मर्चेंट्स हो, वैसे ज़्यादातर थर्ड स्टेट में गरीब लोग आते थे।
तो वापस से रिवीजन करते हैं कि फर्स्ट स्टेट वालों को क्लर्जी बोलते हैं, सेकंड स्टेट वालों को नोबिलिटी बोलते हैं, थर्ड स्टेट वालों को एवरीवन एल्स, यानी कि कॉमन पीपल, बिजनेसमैन, मर्चेंट, सर्वेंट्स, ऐसे लोग जिनमें आए वो आते हैं थर्ड स्टेट में। ओके, तो अब दिक्कत क्या थी? 90% of the population was of France at that time. लगभग 90% लोग किसान थे फ्रांस में। बट द वेरी फ्यू फार्मर्स हैड देयर ओवन लैंड, लेकिन बहुत कम ऐसे फार्मर्स थे जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन थी। 60% of the land was occupied by the church, nobles and rich people of the third state. अब ये जो 60% ज़मीन थी वहाँ की वो किसके पास थी? या तो वो चर्च लोगों के पास थी, या नोबल्स यानी राजा महाराजा या फिर उनके मंत्रियों के पास थी, और या फिर थर्ड स्टेट के रिच लोगों के पास थी। क्लर्जी एंड नोबिलिटी हैड फ्यू प्रिविलेजेस। अब ये जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी थे, ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, उन्हें कुछ फ़ायदे मिले हुए थे। क्या थे अब वो फ़ायदे? एग्जाम्पल, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उन पर टैक्स नहीं लगता था। क्लर्जी एंड नोबिलिटी हैड अदर प्रिविलेजेस टू। और ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उन्हें और भी कुछ फ़ायदे मिले हुए थे, जैसे टू गेट द वर्क डन फ्रॉम थर्ड स्टेट पीपल्स, कि इनका जब मन करता था ये थर्ड स्टेट के लोगों से काम करवा लिया करते थे। और द थर्ड स्टेट हैड टू पे मैनी टैक्सेस, और ये जो बेचारे थर्ड स्टेट के लोग थे इन्हें बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था। इवन चर्चेस आल्सो यूज टू गेट टैक्स फ्रॉम थर्ड स्टेट टाइथ। जो चर्च होता था वो भी थर्ड स्टेट के लोगों से, गरीब लोगों से टैक्स लिया करता था, अब जिसे हम टाइथ बोलते हैं। इन्हें जो चर्च इनसे टैक्स लेता था तो उस टैक्स का नाम इन्होंने टाइथ रख रखा था। तो ये भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 10% ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस्ड वाज गिवन टू चर्च। और इसमें क्या होता था, जैसे कोई किसान है जो कि थर्ड स्टेट में आता है, मान के चलो उसकी जितनी भी फसल प्रोड्यूस हुई उसका 10% हिस्सा वो एज अ टैक्स चर्च को देगा। दे हैड वन मोर डायरेक्ट टैक्स नेम टाइप। इन्हें एक और टैक्स पड़ता था, डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था, जिसको इन्हें नाम दे रखा था टाइल। ओके, एंड मैनी अदर टैक्सेस। इसके अलावा भी कई और तरह तरह के टैक्स इन्हें देने पड़ते थे। फ्रांस पॉपुलेशन वाज 23 मिलियन 2.3 करोड़ इन 1750। फिर 1789 में 22.3 करोड़ यानी 23 मिलियन फ्रांस की पॉपुलेशन हो गई थी 1715 में, विच बिकेम 28 मिलियन इन 1789। फिर 1789 में 28 मिलियन हो गई थी। विथ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन डिमांड फॉर फूड आल्सो इंक्रीज्ड। अब जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, है ना। बट क्रॉप प्रोडक्शन वाज नॉट फास्ट। अब लोग इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं, पर ये जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल रहा था। इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड बट द लेबर इनकम्स वाज स्टिल सेम। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। अब महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो बेचारे, उनकी जो कमाई है वो उतनी है, उतनी की उतनी ही है। पुअर बिकम पुअर एंड रिच रिचर रिचर। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि जो गरीब आदमी था वो और भी ज़्यादा गरीब हो गया, और जो रिच था, जो अमीर आदमी था, वो और भी ज़्यादा अमीर हो गया। अब प्रॉब्लम नेवर कम अलोन। देख रहे हो इमोजी कैसे सैड है ना। जैसे अपने भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती होगी तो अपन भी कैसे, मतलब हम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हम अकेले तो आती है नहीं, पहाड़ बन के टूट ही जाती है बस। तो अब क्या हुआ, कंडीशन बिकेम इवन वर्स व्हेन द वूल क्रॉप गॉट रन ड्यू टू ड्रॉट। समझ रहे हो,
सूखा पड़ गया और जो क्रॉप थी वो पूरी खराब हो गई. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अ सबसिस्टेंस क्राइसिस. बेसिक नीड्स और नॉट फुलफिल. समझ रहे हैं आप? अब देखो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस. क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस. अब सबसिस्टेंस क्राइसिस होते क्या है? सबसिस्टेंस क्राइसिस होते हैं जब किसी इंसान की बेसिक नीड्स. अब बेसिक नीड्स क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान. तो खाने के लिए भी अगर नहीं मिल रहा है तो वो होगा सबसिस्टेंस क्राइसिस. अब अपने पास अगर अब हर किसी इंसान को 2 टाइम्स का खाना तो चाहिए ही चाहिए, है ना. तो तो और घर भी चाहिए ही हमको और पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए ही हैं. तो ये जो बेसिक नीड्स है उन्हें हम बोलेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस. ओके. तो नाउ पीपल वर शो ट्रबल दैट पीपल प्रोटेस्टेड ऑन 14 जुलाई 1789. अब लोगों को भाई साहब गुस्सा आ गया. लोग 14 जुलाई 1789 को कलेक्ट हो गए कि भाई अब देते हैं तुम्हें टैक्स, आ जाओ. इनफैक्ट इवन बिफोर दिस मैनी स्मॉल प्रोटेक्शंस टुक प्लेस. हालांकि इससे पहले भी कई सारी प्रोटेस्ट हुई थी, लेकिन बट नन ऑफ देम वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रिंग अ बिग चांस. लेकिन वो सारी मतलब कोई बड़ा चेंज नहीं लाई. मतलब वो ये इतनी सारी जो चेंजेस आए वो कोई ज़्यादातर बड़ा चेंज नहीं ला पाई. सो वी हैव रीड टू मेन रीजंस फॉर दिस 14 जुलाई प्रोटेस्ट. इंक्रीजिंग टैक्स, फूड प्राइस वाज इंक्रीजिंग. एक तो बढ़ता, बहुत बड़े बड़े 2 रीजंस जो इस प्रोटेस्ट के पीछे ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ 14 जुलाई 1789 को, तो 2 मेन रीजंस निकल के आते हैं. एक तो आता है इंक्रीजिंग टैक्स और दूसरा है फूड प्राइस वाज इंक्रीजिंग. एक तो बढ़ता हुआ टैक्स जो थर्ड स्टेट के लोगों पे लिया जा रहा था. चर्च ले रहा था, राजा ले रहा था, बहुत अलग अलग तरह के टैक्स और लग रहे थे, है ना. और सेकंड है जब क्रॉप ख़राब हो गई और जो फूड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है. तो फिलोसफर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग पीपल यूनाइटेड एंड मोटिवेटेड फॉर दिस प्रोटेस्ट. ये जो रिवॉल्यूशन हुई उसके पीछे फिलोसफर्स का बहुत बड़ा हाथ था. 2 बहुत बड़े फिलोसफर्स थे. एक का नाम था जॉन लोके और दूसरे का नाम था जेन जैक्वेस रोसेयू. अजीब सा नाम है ना. तो दीज बोथ गिव आइडिया दैट देयर शुड बी अ सोसाइटी वेयर एवरीवन हैज़ फ्रीडम. इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने अपने आइडियाज़ दिए. क्या आइडियाज़ दिए? इन्होंने अपने अपने विचार रखे कि भाई साहब ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ पे हर किसी के पास फ्रीडम हो. सही बात है. तो आजकल हर कोई फ्रीडम है, हर किसी को फ्रीडम मिली हुई है. एंड ऑल द लॉज मस्ट बी इक्वली इम्प्लीटेड वन एवरीवन. समझ रहे हो? और सारे जो नए कानून बनाए जाए वो सबके लिए बराबर हो. चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए बराबर हो. John Locke wrote a book named Two Tyrannies of Government. He spoke ill of monarchy system and pointed out so many faults in that. इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम है टू टेराटाइज ऑफ गवर्नमेंट. इल का मतलब है यहाँ खराब. अब मोनार्ची सिस्टम वो सिस्टम होता था जिसमें सारी पावर एक आदमी के हाथ में होती थी, राजा के हाथ में होती थी. उसने कह दिया यहाँ सड़क बनेगी तो बनेगी. अब क्या हुआ, ऐसा उसे जा अपनी बुक लिखी, उसने कई सारी फॉल्ट्स यानी कमियां गिना दी. किसने? मोनार्ची सिस्टम में. ठीक है. ऑन द अदर हैंड जैन जैक्वेस रोसेयू और जो दूसरे जैक्वेस रोसेयू थे उन्होंने भी एक बुक लिखी, उसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. उस बुक का नाम था. In the book, he wrote that there must be a government leader who listen to common man problems. इस तरह की गवर्नमेंट बननी चाहिए
इस तरह का लीडर होना चाहिए जो आम आदमी की दिक्कत को सुन सके। सही बात है तो, है ना। One more philosopher named Montesquieu suggested the three branches of government. Power should be divided these three. फिर इनके बाद एक और फिलोसफर्स जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू, बहुत अजीब सा नाम है, कि जो गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, उसने कहा कि सारी पावर राजा के पास ना हो, पावर डिवाइडेड हो। जैसे अगर राजा भी कोई गलती करता है तो उसे कोई बता सके, भाई तू गलत कर रहा है, अगर गलत करेगा तो गलती की सज़ा तुझे मिलेगी। So ideas given by these philosophers were discussed among people at all places. तो ये तीनों जो फिलोसफर्स थे, जिन्होंने मतलब अपने 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 को आइडियाज़ दिए, लोगों के अंदर ये ज्ञान भर दिया, हर जगह इस तरह की बातें होने लगी कि भाई साहब अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो आज का हमारा ये चैप्टर क्या, ये मैं फर्स्ट पार्ट है जो अब ख़त्म हो रहा है। सो प्लीज़ गाइज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द वीडियो। गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई की नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। सो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।